रोबोट सी बन गई है जिंदगी फिर से। वक्त ने ऐसी रफ्तार पकड़ी है कि सुबह शाम कब गुजरते हैं पता ही नहीं चलता। लगता है जैसे जमाने हो गए मुझे दिल से मुस्कुराए हुए। और हो भी क्यों ना, मेरे मुस्कुराने की वजह तुम ही तो होते थे। अब तुम नहीं हो मेरे साथ तो लब मुस्कुराना ही भूल गए। जिंदगी अपनी रफ्तार से चलती जा रही है, यूं ही अपनी नियति से अपने फर्ज निभाते हुए। सुचित्रा ने अपनी डायरी बंद की और बाहर बालकनी में जाकर बैठ गई। शाम का समय था, आसमान में काले काले बादल घिराए थे। ठंडी तेज हवाएं चल रही थीं। कुछ मिनटों में बारिश होने लगी। एक बार फिर इन बारिश की बूंदों ने सुचित्रा को देव की याद दिला दी थी। सुचित्रा मन में वहम पाले रहती कि वह देव को भूल गई है और कोशिश भी करती कि उसे कभी याद ना करे। लेकिन यादों पर भी किसका बस चलता है भला। और कुछ लोग तो मन में ऐसे बस जाते हैं कि उन्हें याद करो या ना करो, वे हमेशा आपके मन मस्तिष्क पर छाए रहते हैं। और सुचित्रा अच्छी तरह से जानती थी कि ये यादें अब उसके मन मस्तिष्क से कभी नहीं मिटने वाली। और सच कहा जाए तो वह उन्हें मिटाना भी नहीं चाहती थी। वह ये भी जानती थी कि कभी ना कभी तो देव का भी इन यादों से सामना जरूर होता होगा। उसके जितना तो नहीं, पर थोड़ा बहुत तो सुचित्रा भी उसे याद आती ही होगी। सुचित्रा एक चित्रकार थी। कागजों पर अपने जादुई हाथों से ऐसा रंग भरती थी कि हर कोई बस देखता रह जाता था। एक बार किसी प्रदर्शनी में उसकी भी कुछ पेंटिंग्स भेजी गईं। अजीब सा आकर्षण था उनमें। देखने वाला बस मंत्रमुग्ध होकर उन्हें देखता रह जाता और बनाने वाले की प्रशंसा के पुल बांधने लगता। उसी प्रदर्शनी में देव ने भी सुचित्रा की पेंटिंग्स देखी थीं और मोहित हो गया था। और सोचा कि हो ना हो एक बार तो इन पेंटिंग्स को बनाने वाले से मिला जाए। सुचित्रा की पेंटिंग्स देखने के बाद मन ही मन देव एक बार ही सही पर उससे मिलने की ठान चुका था। अगले दिन ऑफिस में लंच करने के बाद वह अपने मोबाइल में फेसबुक खोलकर बैठा ही था कि उसकी नज़र उन्हीं पेंटिंग्स की तस्वीरों पर पड़ी। उसने ध्यान दिया कि उसके कॉलेज और फेसबुक फ्रेंड राधिका को टैग करके किसी ने वो तस्वीरें फेसबुक पर अपलोड की हुई थीं। थोड़ा और डिटेल में जानने के बाद उसे पता चला कि सुचित्रा राधिका की नई फेसबुक फ्रेंड है और उसी ने अपनी चित्रकारी फेसबुक पर प्रदर्शित की है। देव को तो जैसे मन मांगी मुराद मिल गई थी। उसने पहले तो कमेंट बॉक्स में जाकर पेंटिंग्स की जमकर तारीफ की और फिर झट से सुचित्रा को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। सुचित्रा एक कलाकार थी तो उसके ढेर सारे फेसबुक फ्रेंड थे। देव की रिक्वेस्ट देखकर उसने कुछ जरूरी डिटेल्स चेक की और उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। यही तो देव चाहता था। उसने तुरंत मैसेंजर पर जाकर हेलो लिखा, पर सुचित्रा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद भी वह काफी देर तक इंतजार करता रहा, लेकिन उसे सुचित्रा की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। 2-3 दिन बाद उसने फिर से कोशिश की, लेकिन इस बार भी सुचित्रा ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद देव भी अपने काम में व्यस्त हो गया। हफ्ते भर बाद उसे बेंगलुरु जाना पड़ा एक मीटिंग के लिए, इसलिए वह मीटिंग की तैयारी में लग गया। मीटिंग में उसे काफी अच्छा रिस्पांस मिला और एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भी उसे मिल गया था। मीटिंग से वापस आकर अगले दिन वह ऑफिस पहुंचा तो उसके सीनियर्स ने उसकी बहुत तारीफ की। इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने पर उसके बॉस भी उससे बहुत खुश थे। और आज देव का जन्मदिन भी था तो शाम को ऑफिस में एक पार्टी रखी गई। ऑफिस के सभी सदस्य पार्टी में मौजूद थे। ड्रिंक और म्यूजिक के साथ सबने जमकर पार्टी का आनंद लिया। देर रात पार्टी खत्म हुई। देव भी बहुत थक गया था और घर जाकर अब बस सोना चाहता था। अगली सुबह जैसे ही वह उठा और घड़ी देखी, उसके मुंह से चीख निकल पड़ी। 9 बजने वाले थे। इतना लेट, इतनी देर तक कैसे सोता रह गया मैं। काका काका, जल्दी से नाश्ता लगाओ मेरा। आपने भी नहीं उठाया मुझे। 10 बजे ऑफिस पहुंचना था मुझे। कैसे पहुंचूंगा अब मैं टाइम से। माफ करना बेटा, रात देर से घर लौटे थे तो मुझे लगा थक गए होगे, बस इसीलिए नहीं उठाया। अच्छा ठीक है, आप मेरा नाश्ता लगाओ जल्दी से। कहते कहते देव जल्दी से तैयार हुआ और नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल गया। ऑफिस जाकर अपने केबिन में पहुंचकर ही उसने चैन की सांस ली। सच में यार, कितना मुश्किल होता है समय पर ऑफिस पहुंचना। बड़बड़ाते हुए अपनी टेबल पर अस्त व्यस्त रखी फाइलों को ठीक से रखा
और अपना मोबाइल उठाया। देखा तो रांची से उसकी बड़ी दीदी की मिस्ड कॉल थी। उसने कॉल बैक की और उनसे बात की और फिर फेसबुक खोला। फेसबुक पर उसके जन्मदिन पर कई लोगों के शुभकामना संदेश आए हुए थे। वह सभी के संदेश पढ़ता जा रहा था। अचानक एक नाम पर आकर उसकी निगाह रुक गई। सुचित्रा देशमुख। ओह शिट, कैसे मिस कर दिया मैंने। क्यों नहीं देखा कल से अब तक। बर्थडे केक की तस्वीर के साथ हैप्पी बर्थडे, बस यही 3 शब्द थे। लेकिन सिर्फ ये 3 शब्द भी देव को किसी खूबसूरत गजल से कम नहीं लग रहे थे। और अगले ही पल वह अपना जवाब लिखने लगा। हार्टली थैंक्स फॉर यू बर्थडे विशेस। माफ कीजिएगा, कल से आपके मैसेज का जवाब नहीं दे पाया। एक जरूरी मीटिंग में व्यस्त था। अभी जब आपका मैसेज देखा तो लगा जैसे मुझे अपने जन्मदिन का सबसे कीमती तोहफा मिल गया। थैंक यू अगेन। देव ने मैसेज लिखकर सेंड कर दिया। पर शायद सुचित्रा ऑफलाइन थी। आज फिर काफी देर तक वह उसके जवाब का इंतजार करता रहा, पर कोई जवाब नहीं आया। अगले दिन ऑफिस में जब देव लंच कर रहा था तो फोन की नोटिफिकेशन बेल बजी। सुचित्रा का ही मैसेज था। थैंक्स या धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं। आपका जन्मदिन था तो विश तो करना ही था। और फेसबुक का यही तो एडवांटेज है, किसी का बर्थडे ना भी पता हो तो बता देता है, और अगर भूल जाओ तो याद दिला देता है। और मुझे अच्छा लगता है लोगों को बर्थडे विश करना। ओह, फिर तो मैं नाहक ही खुश हो रहा था। पर मैं अपनी खुशी को बरकरार रखना चाहता हूँ। जन्मदिन के बहाने ही सही आपसे बात करने का मौका तो मिला। वैसे मैंने कई बार आपको मैसेज किया, शायद आप कहीं व्यस्त थीं। लगता है फिर से आप कहीं व्यस्त हैं। करीब 10 मिनट बाद सुचित्रा का जवाब आया। जी, दरअसल ये मेरी सोशल आईडी है, मैं इसे कम ही उपयोग करती हूँ। ओह, तो आप अपनी पर्सनल आईडी ज़्यादा उपयोग करती होंगी। ठीक ही है, आप इतनी अच्छी कलाकार हैं। आपके प्रशंसकों की तो तादाद भी बहुत ज़्यादा होगी। बहुत मुश्किल होता होगा ना सबको जवाब देना। जी। और सुचित्रा फिर से ऑफलाइन हो गई। और फिर देव फिर से उदास हो गया कि पता नहीं अब अगली बार सुचित्रा से बात करने के लिए उसे कितना इंतजार करना पड़ेगा। सुचित्रा ने रात को देव का मैसेज देखा तो सोचने लगी, कितना अजीब लड़का है, जान न पहचान, और ऐसी बातें बना रहा है जैसे पता नहीं कब से मुझे जानता है। और आता ही क्या है इन मनचलों को। बस कोई लड़की मिल जाए इन्हें जो सारा दिन इनकी बातें सुनती रहे और ये अपना दिल बहलाते रहें। कुछ ऐसे ही विचार थे उसके लड़कों के बारे में। अपने दोस्तों के किस्से सुन सुनकर उसे यकीन हो गया था कि संसार में सच्चे प्रेम जैसा कुछ नहीं होता, और इसीलिए वह इन सब से दूर ही रहती थी। और अनजान लोगों से, खासकर कि पुरुषों से, वह कम ही बात किया करती थी। सुचित्रा को तो बचपन से ही चित्रकारी करने का बहुत शौक था। पहले तो वह अपना शौक पूरा करने के लिए ही तस्वीरें बनाया करती थी। लेकिन एक दिन रजत अंकल ने, जो कि उसके पिताजी के सहकर्मी थे, उसकी बनाई तस्वीरें देखी तो उसके पिताजी से बोले, विनोद जी, आपकी बिटिया तो बहुत सुंदर चित्रकारी करती है। इतनी उत्कृष्ट कला को छिपाना ठीक नहीं, देखने दीजिए दुनिया को भी। सुचित्रा बेटी के हाथों का जादू। और उन्हीं के कहने पर उसने पहली बार अपनी पेंटिंग्स किसी प्रदर्शनी में भेजी थी। अपनी कला के प्रति लोगों का प्रेम व समर्थन देखकर उसने अलग अलग प्रदर्शनियों में अपनी तस्वीरें भेजनी शुरू कर दी। अब लोग उसे पहचानने लगे थे। खूब नाम कमा चुकी थी वह, लेकिन इतने से भी वह संतुष्ट नहीं थी। अब भी वह हर समय चित्रकारी करने में ही व्यस्त रहती। माता पिता ने कितना समझाया कि उसे तस्वीरें बनाने के अलावा बाकी चीजों पर भी ध्यान देना चाहिए। लोगों से मिलना जुलना चाहिए, दोस्त बनाने चाहिए, और फिर शादी की भी तो उम्र हो रही है। लेकिन वह ये कहकर टाल देती कि जब होनी होगी तब हो जाएगी शादी, आप लोग परेशान ना हों और ना ही मुझे परेशान करें। उसकी ऐसी बातें सुनकर वो लोग और भी परेशान हो जाते। राधिका सुचित्रा की स्कूल की फ्रेंड थी, जो अपने पिता का तबादला अन्य शहर में हो जाने के कारण स्कूल छोड़ गई थी। लेकिन एक प्रदर्शनी में ही उनकी फिर से मुलाकात हुई। दोनों मिलकर बहुत खुश हुईं। अब कभी कभी बस राधिका से ही उसकी बात हो जाती थी। एक दिन सुचित्रा बाजार गई हुई थी। पीछे से राधिका उसके घर पर आई। जब उसकी मम्मी ने बताया कि वह बाहर गई है तो उसने सुचित्रा को फोन मिलाया और उससे पूछा कि वह कितनी देर में वापस लौटेगी।
क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? सुचित्रा ने पूछा। अरे कुछ नहीं, आप बताइए, कितनी देर में लौटेंगी? बस मेरी जान, तुमने याद किया और हम हाजिर। तभी दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजा खोलते ही सुचित्रा अंदर आई और राधिका के गले लग गई। अब बताओ, क्या जल्दी है तुम्हें? एक तो इतने दिन बाद आई हो और जाने की इतनी जल्दी। हाँ बस ऐसे ही। अच्छा तुम अपनी आंखें बंद करो। और राधिका ने अपनी शादी का कार्ड सुचित्रा के हाथों में थमा दिया। सुचित्रा आंखें खोलकर कार्ड देखते हुए, अरे ये क्या, तुम शादी कर रही हो इतनी जल्दी? हाँ यार, पर जल्दी नहीं है। इतने दिन हम मिले नहीं तो तुम्हें नहीं पता, लेकिन मैं और राहुल पिछले 3 साल से साथ हैं और शादी करना चाहते थे, लेकिन उसके घर वाले मान ही नहीं रहे थे। बड़ी मुश्किल से राहुल ने उन्हें राजी किया है। तो बस अब इससे पहले कि वो लोग फिर से अपना मन बदल दें, हम जल्द से जल्द शादी करना चाहते हैं। ओहो, तो प्रेम विवाह कर रही हैं मैडम? सुचित्रा ने उसे छेड़ते हुए कहा। हाँ 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 हाँ, मैं तो कहती हूँ, तुम भी एक सुंदर सा राजकुमार ढूंढकर उसे अपना बना लो। ना बाबा ना, भगवान बचाए इन प्यार ब्यार के ढकोसलों से। मैं नहीं मानती कोई किसी से सच्चा प्यार कर सकता है। सिर्फ 4 दिन का खेल होता है ये बस। अच्छा देवी जी, आप अपना ज्ञान अपने पास रखिए और समय पर विवाह में पहुंचने की कृपा करें। राधिका हंसकर हाथ जोड़ते हुए बोली। राधिका की शादी का दिन आ गया। सुचित्रा अपने माता पिता के साथ शादी में जाने के लिए तैयार खड़ी थी। हल्के गुलाबी रंग के लहंगे में वह गजब की खूबसूरत लग रही थी। कमर तक झूलते लंबे बाल जो उसने खुले छोड़ रखे थे, उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहे थे। तैयार हो आप दोनों, तो चला जाए। जी पापा चलिए। और वे लोग टैक्सी लेकर राधिका के घर की तरफ निकल गए। मेन गेट पर ही राधिका के पिताजी और उसके भाई मेहमानों का स्वागत करने के लिए खड़े थे। बारात अभी तक नहीं आई थी। सुचित्रा ने हाथ जोड़कर नमस्ते किया और राधिका के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वह अपनी सहेलियों के साथ ऊपर कमरे में है। सुचित्रा राधिका से मिलने उसके कमरे में चली गई। हमारी दुल्हन रानी तो बहुत सुंदर लग रही है, सच में। और आप तो दुल्हन नहीं हैं, फिर भी इतनी सुंदर लग रही हैं। राधिका ने हंसकर कहा। हम तो कैसा लग रहा है दुल्हन बनकर? दिल की धड़कनें बढ़ी या नहीं? सच में यार, बहुत डर लग रहा है। मारे घबराहट के मेरी तो जान निकली जा रही है। तभी बाहर से आकर किसी ने खबर दी कि बारात दरवाजे पर आ गई है। सब लड़कियां उठकर बारात देखने के लिए बाहर चली गईं। सुचित्रा भी उठने को हुई तो राधिका ने उसका हाथ पकड़ लिया। सुचित्रा, तुम यहीं मेरे पास रुको ना प्लीज। अच्छा ठीक है, सुचित्रा ने कहा और वहीं बैठकर राधिका से बात करने लगी। बारात का स्वागत करने के बाद अब वरमाला की बारी आई। दुल्हन बनी राधिका ने सुचित्रा और अपनी बाकी सहेलियों के साथ हॉल में प्रवेश किया। सभी मेहमान और बाराती दुल्हन की खूबसूरती की तारीफ करते नहीं थक रहे थे, लेकिन कहीं दूर से दो आंखें ऐसी भी थीं जो केवल सुचित्रा पर ही टिकी हुई थीं। जी हाँ, वह देव ही था। सुचित्रा को इतनी दूर से देखकर भी पहचान लिया था उसने, और पहचानता भी क्यों नहीं। इतने दिनों से इसी सुचित्रा से बात करने के लिए ही तो बेचैन था। वह अभी तक फेसबुक के जरिए सिर्फ उसकी तस्वीरों में ही देखा था उसने सुचित्रा को, लेकिन आज उसे प्रत्यक्ष अपने सामने देखकर तो वह उसका दीवाना ही हो गया था। वह उसके करीब जाकर उससे बात करना चाहता था, पर उसे डर था कि कहीं सुचित्रा उसे ना पहचान पाई तो, और उसे उल्टा सीधा सुना दिया तो बात शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। इधर शादी की रस्में आरंभ की गईं। सुचित्रा प्रत्येक पल राधिका के साथ ही थी और देव बारातियों की आवभगत में राधिका के घर वालों की मदद कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान और उसकी निगाहें लगातार सुचित्रा पर ही थीं। तभी उसका परिचय सुचित्रा के पिताजी से हुआ। वह बहुत अपनेपन से सारे काम में लगा हुआ था। उसे देखकर उन्होंने पूछ ही लिया, लड़की के परिवार से हो? यही समझ लीजिए अंकल, राधिका मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। बहुत अच्छी बात है, भले घर के हो तभी अपनों की तरह हर काम में हाथ बटा रहे हो। देव ने बताया कि उसका बाकी का परिवार और माता पिता रांची में रहते हैं और वह यहाँ पढ़ाई करने आया था, फिर यहाँ नौकरी भी मिल गई और यहाँ अकेले ही रहता है। कुछ समय बाद फेरों का समय आया। अधिकतर मेहमान आराम करने के लिए जा चुके थे, तो अब हॉल में कम ही लोग थे।
सुचित्रा एक तरफ अकेले बैठी राधिका के फेरे देख रही थी। देव ने उसे देखा और सोचा अब उसे सुचित्रा से बात करने की कोशिश करनी चाहिए, वरना पता नहीं फिर कब मौका मिलेगा। और पहुंच गया उसके पास और वहीं पास में पड़ी एक खाली कुर्सी उसके पास खिसकाकर बैठ गया। कुछ मिनटों तक जब सुचित्रा ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया तो वह उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर बोला, हम सुचित्रा देशमुख, द फेमस पेंटर। जी मैंने आपको पहचाना नहीं। जी पहचानेंगी कैसे, हम आज पहली बार जो मिल रहे हैं। या आई ऑल्सो थिंक सो, बट रियली योर क्रिएशंस आर वंडरफुल, जस्ट फैंटेस्टिक, थैंक यू वेरी मच। अच्छा अभी भी आपको कुछ याद नहीं आया? नहीं, क्योंकि हम पहले मिल चुके हैं। हे, नॉट पर्सनली बट इफ यू रिमेम्बर वी आर एफबी फ्रेंड्स। आपको याद है देव द बर्थडे बॉय, कुछ दिन पहले अपनी बात हुई थी। ओह सो सॉरी। नो इट्स नो योर मिस्टेक, सो डोंट बी सॉरी। अब सुचित्रा उसकी इन बेकार की बातों से परेशान हो रही थी और बहाने से वहां से उठकर अपनी मम्मी के पास चली गई। कुछ देर बाद लौटकर आई तो देव वहीं बैठा हुआ था। वह थोड़ी दूरी पर खड़ी हो गई। तभी देव ने आवाज दी, अरे सुचित्रा जी, आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए ना। और एक कुर्सी लेकर उसके पास पहुंच गया। मजबूर होकर उसे बैठना ही पड़ा। अगले ही पल वह भी अपनी कुर्सी लेकर उसके पास पहुंच गया और बैठ गया। कुछ देर तक वे दोनों ऐसे ही चुपचाप राधिका और राहुल के फेरे होते हुए देखते रहे। देव ने सुचित्रा को बताया कि वह भी राधिका और राहुल के साथ एक ही कॉलेज में पढ़ता था और कैसे उनका ग्रुप अपनी मस्ती के लिए पूरे कॉलेज में मशहूर था। अब देव से बातें करते करते सुचित्रा कुछ सहज महसूस करने लगी थी। अब उसे देव अजनबी नहीं लग रहा था। फेरे पूरे होकर विवाह संपन्न हुआ और राधिका की विदाई भी। सुचित्रा राधिका के साथ स्कूल में बिताए हुए दिनों की यादों में खोए हुए अपने घर लौट रही थी, तो वहीं देव सुचित्रा के साथ बिताए हुए इन पलों की यादों और फिर से एक और मुलाकात की आस अपने मन में लिए लौट रहा था। अभी सुचित्रा घर लौटी ही थी कि जैसे एक नई समस्या उसका इंतजार कर रही थी। रात भर राधिका की शादी में व्यस्त होने के कारण कोई भी सो नहीं पाया था, तो सुचित्रा और उसके माता पिता अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। दोपहर के करीब 2 बजे होंगे। सुचित्रा का फोन बजा। हेलो, मे आई स्पीक टू मिस्टर देव प्लीज, सॉरी रॉन्ग नंबर, कहकर सुचित्रा ने जैसे ही फोन कट किया, फोन देखकर जोर से चिल्लाने लगी, ये किसका फोन है मेरे पास? मेरा फोन कहाँ? एक पल सोचने के बाद उसे सारा माजरा समझ में आ गया। हुआ यूं था कि राधिका की विदाई के समय उसका फोन राधिका के कमरे में ही छूट गया था और देव ने ही उसे उसका फोन ला कर दिया था। इसका मतलब जानबूझकर उसने मेरे साथ शरारत की है, पर वो ऐसा करेगा क्यों? लेकिन अगर तुमने सच में ऐसा सब कुछ जानबूझकर किया होगा ना बच्चू, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, सुचित्रा ने अपने मन में सोचा और फोन खोलने की नाकाम कोशिश करने लगी, क्योंकि फोन में तो पासवर्ड था तो वह खुल नहीं पाया। अब सुचित्रा परेशान थी और उसे गुस्सा भी आ रहा था ये सोचकर कि देव ने अभी तक कॉल क्यों नहीं किया। उधर देव भी घर आते ही बेसुध होकर सो गया था। देर शाम उसकी आंख खुली तो काका के उठने पर वह बेमन से उठा। काका से कहकर उसने चाय बनवाई और अपना फोन उठाया। फोन ऑन करते ही वह भी चौंक गया। सुचित्रा के मोबाइल में उसी की बनी हुई पेंटिंग वॉलपेपर के रूप में लगी हुई थी। ये देखकर उसे समझते देर न लगी कि उसका मोबाइल सुचित्रा के मोबाइल से एक्सचेंज हो गया है, क्योंकि उसके मोबाइल में भी पासवर्ड था, तो वह भी मोबाइल ऑन नहीं कर पाया। तभी काका देव के लिए चाय लेकर आए। काका आप फोन रखते हैं? हाँ बेटा, कभी कभी गांव से बच्चों का फोन आ जाता है, इसीलिए रखता हूँ। अच्छा लाइए तो जरा। और काका ने देव को अपना फोन जेब से निकाल कर दे दिया। देव ने फोन लिया और अपना नंबर डायल किया। सुचित्रा तो देव के फोन के इंतजार में ही बैठी थी। उसने झट से पहली ही रिंग में फोन उठा लिया। हेलो, इज दिस सुचित्रा देशमुख? ओ माय गॉड, थैंक यू वेरी मच। आपको फुर्सत तो मिल गई कि अपने फोन का अता पता ले लें। वैसे आपको जरूरत भी क्यों होती, आखिर ये सब किया धरा भी तो आपका ही है। क्यों, सही कहा ना मैंने? एक मिनट, आप मेरी बात तो सुनिए। जो आप सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। बस आप रहने दीजिए। मैं खूब जानती हूँ आप जैसों को, लेकिन छोड़िए,
आप बस मेरा फ़ोन वापस करिए। देखिए, आपको सरासर गलतफ़हमी हो रही है। ये जो कुछ भी हुआ है अनजाने में हुआ है। और बाय द वे, जैसे आपका फ़ोन मेरे पास है, वैसे ही मेरा फ़ोन भी आपके पास है। मैं भी परेशान हो रहा हूँ अपने फ़ोन के बिना। ठीक है, बातें बनाना बंद कीजिए और मेरा फ़ोन देकर जाइए। ऐसे नहीं, ज़रा प्यार से बोलिए, देव ने शरारत करते हुए कहा। ये क्या बदतमीजी है? अरे नहीं, कुछ नहीं, बस जरा सा मजाक कर रहा था। मुझे आपका मजाक नहीं सुनना। आप मेरा फ़ोन दीजिए। बिल्कुल दे देंगे। तो बताइए कब चाय पिला रही हैं आप? तभी आ जाएंगे। उफ, कितना अजीब इंसान है, खामखा गले पड़ रहा है। सुचित्रा ने मन में सोचा, पर जब मुसीबत सर पर आई है तो पीछा तो छुड़ाना ही है। थोड़ा सोचकर वह बोली, ठीक है, आप कल शाम को आ जाइए। ओके, कहकर देव ने फोन रख दिया और अगले दिन महाराज हाजिर भी हो गए। सारे घर वालों को देव ने अपना परिचय भी दे दिया और ऐसे घुल मिल गया जैसे बरसों से उन सबको जानता हो। सुचित्रा अपना फोन लेकर और देव को उसका फोन देकर अपने कमरे में चली गई, लेकिन देव काफी देर तक उसके माता पिता के साथ बैठकर बातें करता रहा। इतनी देर में बेबी देव के इस मिलनसार व्यवहार से अछूते नहीं रह सके। उसके जाने के बाद भी वे दोनों उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। और थकते भी क्यों, उसका स्वभाव, हाव भाव, सब कुछ कितना अलग और प्रभावशाली था। उनकी बातें सुनकर सुचित्रा को भी लग रहा था कि उसने बेकार ही देव को गलत समझ लिया और इतना सब कुछ सुना दिया। सुचित्रा ने सोचा कि उसे देव से माफी मांगनी चाहिए। फिर अगले ही पल सोचने लगी, कोई जरूरत नहीं है इतना भाव देने की। मेरी जगह कोई भी होता, गुस्सा तो आ ही जाता। और ऐसा सोचकर सुचित्रा ने बात वहीं खत्म कर दी। लेकिन हाँ, देव के बारे में अब उसके ख्यालात थोड़े बदलने लगे। कभी फोन पर तो कभी मैसेज के द्वारा अब उनकी बात भी होने लगी थी। अब जब कभी देव उसकी पेंटिंग की तारीफ में कमेंट करता तो वह इनबॉक्स में उसका जवाब देती। जब भी कोई नई पेंटिंग बनाती सबसे पहले देव को दिखाती और मानो देव के तारीफ करने के बाद जैसे उसके मन को स्वीकृति मिल जाती कि हाँ, ये तस्वीर सच में बहुत अच्छी बनी है। सुचित्रा कभी इस तरह खुलकर किसी से बात नहीं करती थी, लेकिन देव का बात करने का अंदाज ऐसा था कि वह उससे अपने मन की हर बात साझा करने लगी थी। अब वह महसूस करने लगी थी कि वह अकेली नहीं है, उसके पास भी बहुत अच्छा दोस्त है। हालांकि अब उन दोनों को केवल दोस्त कहना ही उचित नहीं होगा। देव ने सुचित्रा के दिल में एक खास जगह बना ली थी और देव, वह तो पहले से ही सुचित्रा को पसंद करता था। दोनों के ही दिल में एक दूसरे के लिए कोमल भावनाएं पनपने लगी थीं। दोनों समय के साथ साथ प्रेम की इस बयार में बहे जा रहे थे। कोई 4 महीने बीते थे। अब सुचित्रा के घर पर उसकी शादी की बातें चलने लगी थीं। वह खुद भी जानती थी कि अपनी जिद में उसने पहले भी कई बार अपने माता पिता की नहीं सुनी है और इस बार फिर से वह उन्हें अपनी जिद के आगे झुकाना नहीं चाहती थी। एक दिन देव का फोन आया। तभी बातें करते करते घर पर चल रही बातचीत के बारे में भी उसने देव को बताया। देव ने कुछ सोचकर कहा, सुचित्रा, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ कहो। सुचित्रा, मैं पहले दिन से ही तुम्हें पसंद करता हूँ और चाहने लगा हूँ। शादी करोगी मुझसे? कुछ देर तक सुचित्रा चुप रही। क्या हुआ सुचित्रा, तुम सुन रही हो ना? नाराज हो गई क्या? कुछ गलत कहा मैंने? नहीं, पर शादी की बात तुम्हें पापा से करनी पड़ेगी। और हंसने लगी। ओह, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। ठीक है, तो फिर डन। मैं आता हूँ कल तुम्हारे मम्मी पापा से मिलने। हम ठीक है। और सुचित्रा ने फोन रख दिया। फोन रखते ही सुचित्रा का मन खूबसूरत स्वप्न लोक में विचरण करने लगा। देव संग विवाह और उन दोनों की छोटी सी प्यार भरी दुनिया, और जाने क्या क्या सपने सजो लिए थे उसने। उन कुछ पलों में रात भर उसे नींद नहीं आई। कल उसकी जिंदगी का इतना अहम दिन जो था। सुबह उठकर उसने अपने मम्मी पापा को देव के आने के बारे में बताया। वे लोग तो पहले से ही देव से परिचित थे, तो उन्होंने कोई विरोधाभास की प्रतिक्रिया नहीं दी। सुचित्रा शाम की तैयारी करने लगी। उसने उसकी पसंद का खाना बनाया, हर वह चीज जो देव को पसंद थी, और डाइनिंग टेबल पर सजा दिया। शाम हो चुकी थी, वह भी तैयार होने चली गई। अलमारी खोली, पर समझ नहीं आ रहा था कि क्या पहने। तभी अचानक याद आया, देव को गुलाबी रंग बहुत पसंद है। पहली बार देव ने उसे गुलाबी रंग पहने हुए देखा था। उस दिन तो मौका ही नहीं मिला था,
लेकिन बाद में उसने उसकी गुलाबी ड्रेस की भी तारीफ की थी और बातों बातों में उसकी भी। सुचित्रा ने झट से गुलाबी सूट निकाला और पहनकर तैयार हो गई। अपने लंबे बाल उसने आज भी खुले ही छोड़ रखे थे। माथे पर एक छोटी सी काली बिंदी, कानों में मल्टी कलर के झुमके और हाथ में गुलाबी चूड़ियां। भला की खूबसूरत लग रही थी वह। अब सब कुछ तैयार था और सुचित्रा भी। 7 बज चुके थे। अब देव आता ही होगा, सोचते हुए सुचित्रा वहीं बाहर कमरे में बैठकर देव का इंतजार करने लगी। धीरे धीरे 1 घंटा बीत गया। देव नहीं आया। उसे लगा कुछ जरूरी काम होगा, इसलिए उसे निकलने में देर हो गई होगी। लेकिन भीतर ही भीतर उसका मन घबरा रहा था। घड़ी में देखा, 9 बज रहे थे, लेकिन अभी भी देव नहीं आया था। अब उसका मन नहीं माना। उसने फोन उठाया और देव को फोन मिलाया, पर ये क्या, उसका फोन तो स्विच ऑफ आ रहा था। 1 2 3 4 जाने कितनी ही बार वह फोन मिला चुकी थी, लेकिन हर बार फोन स्विच ऑफ। सुमित्रा को समझ नहीं आया ये क्या हो रहा है, क्या हुआ होगा, क्या वजह रही होगी देव के न आने की। फिर भी उसने अपने दिल को समझाया और कल सुबह का इंतजार करने लगी। दिन निकला। जैसे ही आंख खुली, सबसे पहले देव का नंबर डायल किया। हर बार की तरह इस बार भी वही सुनाई दिया, स्विच ऑफ। अब वह खुद को संभाल ना सकी और बदहवासी होकर रोने लगी। लेकिन रोने से परिस्थितियां तो नहीं बदलती ना। वह उठकर तैयार हुई और घर से निकल गई और देव के घर पहुंच गई। लेकिन ये क्या, दरवाजे पर ताला लटका हुआ था। ये देखकर उसके दिल को जैसे एक धक्का सा लगा और वह वहीं बैठ गई। उसकी आंखों से अविरल आंसुओं की धारा बह निकली। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके प्राण ही सोख लिए हों। बहुत देर तक वहां वह ऐसे ही बैठी रही। कुछ देर बाद उसने खुद को संभाला और उठकर खड़ी हुई। आसपास निगाहें दौड़ाईं, पर उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं दिखा जिससे वह देव के बारे में कुछ पूछ पाती। वह घर लौट आई। घर पर माँ ने उसे देखा तो उसका चेहरा देखकर घबरा सी गईं, पर उसकी स्थिति को देखते हुए उससे ज्यादा कुछ पूछताछ नहीं की। आज इस घटना को 7 महीने बीत चुके हैं, लेकिन सुचित्रा को लगता है जैसे अभी कल की ही बात है जब वह देव से मिली थी। इतने महीनों बाद भी उसे समझ नहीं आया कि आखिर देव उसे छोड़कर क्यों चला गया होगा, और गया तो ऐसा क्या गया कि फिर मुड़कर भी नहीं देखा। कम से कम एक फोन, एक मैसेज, कुछ तो करता। और फिर से वह रोने लगी। बहुत कोशिश करती थी वह उसे भूलने की, पर यह कोशिश अभी तक तो नाकाम ही रही थी। सच में रोबोट जैसी ही तो हो गई थी उसकी जिंदगी। एक मशीन की तरह सब काम करते जाओ। उसकी मुस्कुराहट, उसकी खुशी, सब तो देव अपने साथ ही ले गया था। बस एक सवाल हमेशा चलता था उसके मन में कि क्या देव ने सच में मुझसे कभी प्यार किया था या मेरे साथ छल किया। उसका मन मानने को तैयार तो नहीं था, पर हालात तो यही बता रहे थे कि देव ने उसके साथ छल ही किया था। माता पिता भी उसकी मनोस्थिति से अनजान नहीं थे। यही कारण था कि अभी तक उन्होंने उसे विवाह के लिए बाध्य नहीं किया था। लेकिन सुचित्रा अब उन्हें और दुखी नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह विवाह के लिए खुद ही तैयार हो गई थी। आज माता पिता दूसरे शहर सुचित्रा के लिए लड़का देखने गए हैं। घर पर वह अकेली है। मौसम तो दोपहर से ही खराब था। काले काले बादल आकाश में मंडरा रहे थे और अब बारिश भी होने लगी थी। इन बारिश की बूंदों को देखकर उसे देव की बहुत याद आ रही थी। बाहर बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी और भीतर सुचित्रा के मन में देव की यादों का तूफान उमड़ घुमड़ कर आ रहा था। वैसे तो वह आज तक देव को भूल नहीं पाई थी, लेकिन आज वह कुछ अलग सी ही महसूस कर रही थी। रात हो रही थी, लेकिन माँ पापा अभी तक वापस नहीं आए थे। उसने सोचा माँ पापा आने ही वाले होंगे, तब तक खाने की तैयारी कर लेती हूँ, और रसोई में चली गई। कोई 5-7 मिनट हुए होंगे कि उसका फोन बजा। वह कमरे में आई, पर तब तक फोन कट चुका था। किसी अनजान नंबर से कॉल था। वह वापस रसोई में जाने को मुड़ी ही थी कि तभी दोबारा फोन बजा। उसने फोन रिसीव किया। किसी लड़की की आवाज थी। उसकी बात सुनते ही वह टैक्सी लेकर उसके बताए पते पर पहुंची। वह एक हॉस्पिटल में थी। वहां पहुंचते ही उसे पता चला कि जिस बस में उसके माता पिता वापस आ रहे थे, उस बस का एक्सीडेंट हो गया। माँ को काफी चोट आई थी। खून भी काफी बह चुका था और अभी तक वह बेहोशी थी। उधर पापा की हालत ज्यादा गंभीर थी और उनका ऑपरेशन करना था। उसने डॉक्टर से मिलकर जरूरी पेपर साइन किए।
माँ की हालत के बारे में पूछने पर डॉक्टर ने बताया कि डरने वाली बात नहीं है, कुछ दिनों में जख्म भर जाएंगे। लेकिन पापा का अभी भी ऑपरेशन चल रहा था। वह वहीं ऑपरेशन थिएटर के बाहर आंखें मूंद कर बैठ गई और मन ही मन अपने माँ पापा के जल्द से जल्द ठीक होने की प्रार्थना करने लगी। ऑपरेशन चलते हुए लगभग 20 मिनट हो चुके थे। वह वहीं बैठी इधर से उधर आते जाते डॉक्टरों और नर्सों को देख रही थी। तभी उसकी नज़र हॉस्पिटल के मेन गेट के पास चहलकदमी करते हुए एक व्यक्ति पर पड़ी। सुचित्रा कुछ पल तक उसे देखती रही। पास से गुजरती नर्स ने जब ये देखा तो उसे बताया कि आपके माता पिता को इन्होंने ही यहाँ भर्ती कराया है। ओह, हड़बड़ी में मैं तो ये तो पता करना भूल ही गई थी कि माँ पापा को यहाँ कौन लेकर आया। शुक्रिया बताने के लिए, सुचित्रा ने कहा। मुझे उस व्यक्ति से मिलकर उसका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। सोचते हुए वह उठ खड़ी हुई और बाहर की तरफ चल पड़ी। वह शायद बाहर की तरफ जा रहा था। सुचित्रा ने उसे रोकते हुए कहा, रुकिए, मैं जानती हूँ कि धन्यवाद बहुत छोटा सा शब्द है उस एहसान के लिए जो आपने मुझ पर किया है। माँ पापा ही मेरी सारी दुनिया हैं। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो मेरी जिंदगी भी खत्म हो जाती। आपका ये उपकार मैं चाह कर भी नहीं चुका पाऊंगी। उसकी बातें सुनकर वह व्यक्ति सुचित्रा की ओर पलटा। देखते ही सुचित्रा सन्न रह गई। देव, तुम? अपने आप को संयत करते हुए वह बोली, कहाँ थे इतने दिन? क्या हुआ था? क्यों चले गए थे मुझे छोड़कर? बोलो, बोलो ना। सुचित्रा उसका हाथ पकड़कर उसे झकझोरते हुए बोली, लेकिन देव खामोश था। उसने अपना हाथ छुड़ाया और दूसरी तरफ मुंह फेर कर खड़ा हो गया। चुप क्यों हो देव? जवाब दो ना मुझे। क्यों भाग रहे हो मुझसे? मैं तुमसे नहीं भाग रहा सुचित्रा, भाग तो मैं खुद से रहा हूँ। ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम देव? हाँ सुचित्रा, उस दिन से लेकर आज तक मैं खुद से ही भागता आ रहा हूँ। सोचा था अब कभी तुम्हारी जिंदगी में वापस नहीं आऊंगा, लेकिन सच तो ये है कि इन 7 महीनों में एक पल को भी मैं तुम्हें भूल नहीं पाया हूँ। और आज अपने दिल के हाथों मजबूर होकर फिर एक बार तुम्हारी तरफ कदम बढ़ा दिए हैं मैंने। ये सब क्या कह रहे हो देव? साफ साफ कहो। सुचित्रा, तुम्हें याद है वह दिन जब मैं तुम्हारे घर आने वाला था तुम्हारे माँ पापा से हमारे बारे में बात करने के लिए? वो दिन मैं कैसे भूल सकती हूँ देव? जानती हो, ऑफिस से भी जल्दी आ गया था मैं ताकि मुझे जरा सी भी देर ना हो। बहुत खुश था मैं। मुझे पूरा भरोसा था कि तुम्हारे माता पिता हमारे रिश्ते के लिए जरूर राजी हो जाएंगे। मैं दिल ही दिल में हम दोनों की आने वाली जिंदगी के सपने सजा रहा था जो हम साथ गुजारने वाले थे। पर अपनी जिस कमजोरी को मैं भूल गया था, राहुल और राधिका उसे नहीं भूल पाए थे। क्या मतलब? सुचित्रा, राहुल और राधिका मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स हैं। कितने साल हम लोगों ने एक ही कॉलेज में एक साथ बिताए थे। वो दोनों मेरी हर कमजोरी से वाकिफ थे। कैसी कमजोरी देव? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं कॉलेज में अपने आशिक मिजाज के लिए मशहूर था। मेरी जिंदगी में कितनी ही लड़कियां आईं और गईं, लेकिन मैंने कभी किसी को गंभीरता से नहीं लिया। सच कहूँ तो मेरा मन कभी एक जगह टिकता ही नहीं था। एक लड़की के साथ रिलेशन में होने के बाद भी कॉलेज में जो खूबसूरत लड़की आती मैं उसकी तरफ खिंचा चला जाता। लेकिन सच मानो सुचित्रा, तुमसे मिलकर मुझे एहसास हो गया था कि मैं ठहर चुका हूँ। उस दिन जैसे ही मैं घर से निकला और अपनी कार की तरफ बढ़ा कि गेट पर मुझे राहुल और राधिका दिखाई दिए। अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो इस समय? क्यों, अब समय देखकर तुमसे मिलने आएंगे क्या हम? राहुल ने हंसते हुए कहा। अरे नहीं भाई, कहीं जा रहे थे। हाँ वो, अच्छा तुम लोग बताओ कैसे आना हुआ? अंदर नहीं चलोगे? राधिका ने कहा। अच्छा ठीक है, और मैं उन लोगों को अंदर ले आया। काका कॉफी बनाइए। सुचित्रा के घर जा रहे हो? हाँ तो तुम्हें बता दिया सुचित्रा ने, मैंने हंसते हुए कहा। क्यों, नहीं बताना चाहिए था? अरे नहीं नहीं, तुम दोनों सहेलियां हो तो बताना ही चाहिए था। मैं फिर हंसा। हाँ हम दोनों सहेलियां हैं और सुचित्रा मेरी बहुत अच्छी सहेली है, इसलिए मैं आज यहाँ हूँ। तुम कहना क्या चाहती हो देव? तुम्हें सारी दुनिया में सुचित्रा ही मिली थी? मतलब तुम अच्छी तरह जानते हो देव, वह बाकी लड़कियों की तरह नहीं है। अगर तुमने उसे धोखा दिया तो वह जी नहीं पाएगी। मत सपने दिखाओ उसे। मैं उसे प्यार करता हूँ राधिका। प्यार तो तुम हर उस लड़की से करते थे जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। पर फिर क्या, कोई और खूबसूरत लड़की तुम्हारे दिल पर छा गई और तुम्हारा प्यार उड़न छू। पर तुम्हें क्यों लगता है कि इस बार भी ऐसा ही होगा?
और तुम कैसे कह सकते हो देव कि इस बार ऐसा नहीं होगा? देखो देव, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ और सुचित्रा को भी, इसलिए मैं तुमसे कह रही हूँ कि उसके दिल से, उसकी जिंदगी से खिलवाड़ मत करो। देव, अब तुम्हें फैसला करना है। अगर तुम्हें खुद पर यकीन हो कि तुम जीवन भर सुचित्रा का साथ निभा पाओगे, तभी सुचित्रा का हाथ थामना। वे दोनों तो चले गए, लेकिन मेरे जीवन में अंधेरा छा गया। मैं जानता था कि मुझ में ये कमजोरी है, पर यह कमजोरी मेरी जिंदगी पर ऐसा असर डालेगी, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। वह रात मेरी जिंदगी की सबसे लंबी रात थी। सारी रात मैं इसी कसमकस में रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। राधिका भी गलत नहीं थी, ये मैं जानता था। मैं तुमसे प्यार करता था और मैं नहीं चाहता था कि मेरी किसी कमजोरी की सजा तुम्हें जीवन भर भुगतनी पड़े। हालांकि मुझे अपने प्यार पर विश्वास था, पर मन के किसी कोने में एक डर भी था और इसीलिए मैं तुम्हारा हाथ थामने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। पर इन 7 महीनों में मुझे एहसास हो गया है कि मेरी जिंदगी में अब तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता, कभी नहीं ले सकता। यही सोचकर अपने कदम फिर से तुम्हारी तरफ बढ़ाए थे और रास्ते में माँ पापा मुझे इस हालत में मिले। उनकी बस का एक्सीडेंट हो गया था। सभी घायलों को आसपास के लोगों ने वहीं पास में एक हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया था। माँ पापा को देखते ही मैं पहचान गया और उन्हें यहाँ ले आया ताकि उनका अच्छा इलाज हो सके। देव, तुम एक बार मुझसे बात तो करते। क्या तुम्हें भरोसा नहीं था मेरे प्यार पर? मैंने इतने दिन कैसे गुजारे हैं, ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। जानता हूँ सुचित्रा, ये दिन मेरे लिए भी कोई कम दूभर नहीं थे। बस ये समझ लो कि इस विरह की अग्नि में तपाकर खुद को तुम्हारे लायक बनाया है मैंने, और दोनों एक दूसरे से लिपट गए। आओ चलो अंदर चलते हैं। देव ने अपनी और सुचित्रा की आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा। हॉस्पिटल में अंदर पहुंचने पर डॉक्टर ने बताया कि ऑपरेशन सफल रहा। तब तक माँ को भी होश आ चुका था। सुचित्रा और देव दोनों अंदर गए तो उन दोनों को साथ देखकर माँ के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई और आंखों ही आंखों में उन्होंने इस रिश्ते को अपनी स्वीकृति दे दी। तो दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।